एंशिएंट हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वैदिक पीरियड का अर्ली फेज जो होता है वो क्लियर किया था। आज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में एंटर करने वाले हैं। मीन्स कि यदि पूरा वैदिक पीरियड का टाइमलाइन देखें तो 1500 बीसी से वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ और 600 बीसी तक चला, मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब ये दो भाग में वैदिक पीरियड चला था। फर्स्ट 1500 से लेकर 1000 तक जो पीरियड चला उसको बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें चीज़ें अलग तरह से थी और बाद में 1000 से लेकर 600 तक जो चला उसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। उसमें चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग आगे देखेंगे पता चलेगा। ये जब पूरा वैदिक क्लियर करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, इसमें एक तरफ अर्ली वैदिक पीरियड, एक तरफ लेटर वैदिक पीरियड में दिखाएंगे कि इधर क्या क्या चीज़ था और इधर क्या क्या वही चीज़ बदल के कैसा हो गया, बहुत चेंज हुआ। तो इसलिए इसको दो फेज में बांटा गया। अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग को सारा स्रोत कहाँ से मिला? ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक वो जो है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें से ऋग वेद जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद जो है कंपोज हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में ही कंपोज हुआ है। बाकी जो यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, द ब्राह्मणास हो गया और कुछ उपनिषद हो गया, ये सब जो है लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ था। और ये ब्राह्मणास क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब ग्रंथ है, ठीक, जिसको कि लिखा गया, पढ़ा गया उस टाइम जो नॉलेज, उसके बारे में उतना डिटेलिंग तो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। बट ये सब चीज़ जो लिखा गया, सब चीज़ वो लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखा गया था। अब बात करते हैं कि उस टाइम का रिलीजन क्या था। इस टाइम जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लाइन में जो रिलीजन चला वो उसको वेदिज्म बोला गया और इसमें भी वेदिज्म ही चला। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे आगे लेटर वैदिक पीरियड में तो हम लोग को पता चलेगा कि जो प्राइस्ट लोग रहते थे, जिसको कि ब्राह्मण बोलते थे, ब्राह्मण, वो बाद में जाके लीड करने लग जाएंगे, मीन्स वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो फिर वो जो अपना शासन जैसा चलाने लग जाएंगे तो जो धर्म कहलाएगा उसको बोलेंगे ब्राह्मणिज्म। और फिर ब्राह्मणिज्म से ही इवॉल्व हो जाता है हिंदुइज्म, जो कि अभी तक चल रहा है। तो वेदिज्म से ब्राह्मणिज्म इवॉल्व हुआ और ब्राह्मणिज्म से हिंदुइज्म इवॉल्व हुआ। अब ये टाइमलाइन कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा एट द एंड तक। तो आज देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल डिटेल्स देखते हैं, मीन्स राजनीतिक व्याख्या। कि अब जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग पॉलिटिकल डिटेल्स देखे थे ना कि उस टाइम का राजनीतिक तंत्र कैसा था, क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, उसी तरह से हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस टाइम में जैसे पहले हम लोग बात करते हैं आयरन का यूज का। आयरन का यूज का बहुत बड़ा महत्व रहा, बहुत बड़ा। एक्चुअली में ये सब थे कौन? वही ना आर्यंस जो कि आए थे, जो स्टार्टिंग में बताए थे। तो इन लोगों ने आए थे सबसे पहले पशुपालन पर सबसे ज़्यादा केंद्रित किए थे अपना ध्यान। लेकिन पशुपालन से धीरे धीरे बाद में हम लोग जब टेबल बनाएंगे तब अभी अब समझिए, बता ही देते हैं कि जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा कैटल रियरिंग पर था। मैन जो इन लोगों का ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, मतलब पशुपालन। लेकिन वही अब शिफ्ट हो गया एग्रीकल्चर की तरफ। अब खेती में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा पशुपालन को छोड़कर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन आ चुका है, मीन्स लोहा का खोज हो गया। तो आयरन का यूज में क्या हुआ कि 1000 BC से, एक सेकेंड, हाँ, तो 1000 BC से फैलने लगे। मीन्स आयरन का यूज जो है 1000 BC से पूरा ब्रॉडली एकदम विस्तृत रूप से होने लगा। 1000 BC से 1500 में स्टार्ट हुआ, उसके सॉरी लेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, हाँ, यहाँ से क्या हुआ कि आयरन का यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। उससे आयरन का यूज का मीन्स क्या, ये लोग क्या किया कि कुल्हाड़ी बनाया और कुल्हाड़ी से गैंगेटिक फॉरेस्ट साफ करने लगे। अब देखिए जब आयरन आ गया, खेती इवॉल्व हो रहा है, तो क्या करेगा कि बताया था ना, आया था तो गैंगेटिक प्लेन, मतलब गंगा के बगल में जो प्लेन एरिया था उस पर आके ये लोग शासन करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि पशुपालन होता था, पशुपालन के लिए प्लेन एरिया बहुत फायदेमंद होता है। तो अब जो है गैंगेटिक जो फॉरेस्ट है, गंगा के बगल से मैदान है, जंगल भी था, तो गैंगेटिक फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, गंगा के बगल का। तो गैंगेटिक फॉरेस्ट क्या करने लगा, कुल्हाड़ी से साफ करने लगा। अब सिर्फ ये लोग कुल्हाड़ी से साफ ही नहीं करता था, तो उसी से नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ कि पूरे जंगल में आग लगा दिया जाता था और उसको क्लीन करके फिर वहाँ पे खेती किया जाता था। अब और लोहे का यूज क्या हुआ? लोहे का हल आ गया। अब कुल्हाड़ी आगे बनाए, मतलब आगे लकड़ी लगाए, और जो प्लफ होता है हल को बोलते हैं प्लफ। तो अब हल यूज होने लगा लोहे का। उससे क्या हुआ? अत्यधिक खेती होने लगा, मीन्स एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। और ये जितना भी चीज़ बताए ये सब लिखा हुआ है सतपथा ब्राह्मणास। ये जो ब्राह्मणास है ना, जो बोले लिखा हुआ है, ये ब्राह्मणास में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि गैंगेटिक प्लेन सेटलमेंट के बारे में।
मतलब आर्यंस का गैंगेटिक प्लान में जो सेटलमेंट हुआ, जो आके लोग बसे, वो कैसे बसे उसका जो पूरा प्रक्रिया है वो सब पता ब्राह्मणास में लिखा हुआ है। ऐसे एक लाइन में बात करें तो कैसे बसे, आयरन का यूज बढ़ा, ब्रॉडली यूज होने लगा, 1000 BC से फैलने लगा उसका यूज, और कुल्हाड़ी वगैरह से पूरा जंगल साफ किया, और वहां पे क्या हुआ, फिर लोहे का जो हल भी इवॉल्व हो गया तो उससे खेती करने लगे। इस प्रकार से ये लोग गैंगेटिक प्लान में आके ब्रॉडली बसते चले गए। ऐसे हुआ था आयरन का यूज। तो इस हिसाब से इंडिया जो है 3 भाग में बंट गया। यदि इंडिया का ये मैप यदि ड्रॉ करें तो आर्य नॉर्थ जो साइड है, ऊपर का जो नॉर्थ साइड, इसको बोला गया आर्यवर्ता। मध्य साइड जो है, ये वाला जो बीच वाला एरिया हो गया, इसको बोला गया मध्य देश। और जो थर्ड वाला, ये जो साउथ वाला एरिया हो गया, आपको ये दिशा एकदम याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लेना है। ये जैसे कि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और इसको जब बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट तो ये जो एरिया होता है, ये कोना वाला, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये हो गया साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट बोलते हैं इसको, ये साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये ऐसे दिशा याद होना चाहिए, क्योंकि आगे हम दिशाओं का बहुत बात करने वाले हैं। तो इसे ही ये जो ऊपर नॉर्थ वाला एरिया को कहा गया आर्यवर्त, बीच वाला एरिया को सेंट्रल में, मतलब सेंटर में जो एरिया था उसको कहा गया मध्य देश, और जो साउथ में जो था उसको कहा गया दक्षिणापथ। ठीक, ये 3 भाग में इंडिया डिवाइडेड था, उसका नाम दिया गया। अब जो है जनपद के बारे में, जिसकी अब आ गया है कुरु जनपद। पॉलिटिकल के बारे में बात करें तो कुरु जनपद। जनपद क्या होता है, हम बताए थे कि एक इकाई, जो मूल इकाई था उस टाइम में वैदिक पीरियड में, वो था ना फैमिली, उसके बाद फिर कुल, ऐसे करते करते लास्ट क्या था जिस पर कि राजा लोग शासन करता था, मतलब वो राजन शासन करता था, उसको बोलते थे हम लोग जन बोलते थे। तो उसी तरह से अब क्या हुआ कि वो जन भी मिल गए और बड़े बड़े एरिया बन गए, उसको बोला गया जनपद। और इसका ना टेरिटरी था। पहले हम लोग देखे थे, हम बोले टेबल बनाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। पहले ऐसा था कि सीमाएं वगैरह नहीं था, बताया था ना कि राजन जो शासन करता था कोई फिक्स्ड सीमा नहीं था, है ना, बस अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता था, बस कोई फिक्स सीमा नहीं कि हम जाके लड़ाई करेंगे। वो सीमा की लड़ाई नहीं होता था उस टाइम पे, सिर्फ पशु की लड़ाई होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वही सारा एरिया जो है मिल के बड़ा बड़ा जनपद बन गया। जनपद के बारे इस टॉपिक के बाद जनपद पर एक पूरा टॉपिक है, उस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि जनपद क्या है। बस फिलहाल समझिए कि जनपद का इवॉल्यूशन हो गया था। अब जनपद के बारे में एक और चीज बोल रहे हैं, जनपद का एक चीज है कि टेरिटरी हो गया था, सीमाएं फिक्स हो गई थी। ठीक, तो फिलहाल हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हैं उसके बारे में, बाद में इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एक कुछ जनपद जो है, ऐसे तो बहुत सारे जनपद थे, तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनपद है, जैसे कि कुरु जनपद, जो कि पूर्व और भारत से मिलके बना था। यह एक ट्राइबल किंगडम था, मतलब आदिवासी साम्राज्य था, और ये दोनों मिल गया, मर्ज हो गया और बना कुरु जनपद। और इसका जो सीमा था, जो एक एरिया ना, मान लो ये बॉर्डर को, जो पूरा एरिया है उसको बोला गया कुरुक्षेत्र। और इसका मतलब कि लैंड ऑफ कुरुज, कुरु का जो लैंड है वो पूरा सीमा को जब घेरा गया कि ये सीमा, इस सीमा के अंदर ये कुरु जनपद है, उस सीमा को बोला गया कुरुक्षेत्र। और एक इम्पोर्टेंट था पांचाल। अच्छा, इसका शासक, कुरु जनपद का जो शासक है, रूरल था, वो था परीक्षित और जन्मेजय। और पांचाल जो है, पांचाल एक जनपद था, इसका जो शासक था उसका नाम था परवाना और परवाना जवाली। इन परवाना जवाली को कहा जाता था पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग। पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग मतलब जो विद्या और ज्ञान का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला हो, ज्ञान का संरक्षक। ये क्या करते थे, अपना धन वगैरह फंड दिया करते थे ताकि ज्ञान इवॉल्व हो, विद्या इवॉल्व हो, मीन्स लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे ये परवाना जवाली। कुरु और पांचाल, बाद में जाके क्या हुआ कि कुरु और पांचाल ये दोनों भी मिल गया, और क्या किया, ये दोनों मिलने के बाद दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया। और गंगा यमुना का जो ये लोग आए थे ना, गंगा में बसे थे, तो गंगा यमुना के बीच, इधर से गंगा इधर यमुना है, तो बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोला जाता है। तो गंगा यमुना दोआब का जो ऊपर वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा कैप्चर कर लिया, और इसका जो कैपिटल बना वो, उसका नाम रखा गया हस्तिनापुर। मीन्स स्टार्टिंग से बात करें तो कुरु जनपद का पूर्व और भारत से मिलकर कुरु जनपद बना। इसका टेरिटरी मतलब सीमा का नाम दिया गया कुरुक्षेत्र। इसका शासक था परीक्षित और जन्मेजय।
फिर पंचाल कैसे बना, कुरु और पांचाल दोनों मिल गया बाद में। एक सेकेंड, पंचाल अलग था, पंचाल का जो रूलर था वो था परवाना जवाली, जिसको कि पैटर्न्स ऑफ लर्निंग बोला जाता है। और बाद में कुरु और पांचाल मिल गया और दिल्ली ऑक्युपाई किया और अपर मिडिल गंगा यमुना का दोबारा ऑक्युपाई किया और अपना कैपिटल का नाम रखा हस्तिनापुर। ये आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं। आगे बात करते हैं। एक्चुअली हमको ना जो टेबल बता रहे हैं ना कि बाद में अपलोड कर देंगे, वो अभी आप लोग को पहले ही अपलोड करके बताना पड़ेगा। पहला वीडियो जो टेबल का हो चुका होगा, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं। आगे देखते हैं। जनपद में से कुछ और महाजनपद थे, मतलब जनपद थे, जैसे कि काशी। काशी का जो रूलर था वो था अजात शत्रु। और विदेहा जनपद था जिसका जो रूलर था वो था जनक। और इसका जो विदेहा का जो कैपिटल था वो था मिथिला। और ईस्ट के एरिया में ईस्ट ट्राइबल किंगडम, पूर्वी क्षेत्र में एक ट्राइबल किंगडम था, मीन्स आदिवासी साम्राज्य था, जिसके बारे में हम लोग आगे में एक्चुअली ना एक चीज़ हम समझाते हैं। जो भी हम लोग जनपद पढ़ रहे हैं कैसा चला है कि पहले पहले तो फैमिली वगैरह भी नहीं था, घर भी नहीं था, घर बनाना सीखा, फिर फैमिली बना, फिर खेती, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुआ, फिर आर्यंस आए, फिर आर्यंस यहाँ आके खेती वगैरह पशुपालन कर करके फिर वो लोग अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर लिया। कुल जन घर वगैरह जैसे होता ना, एक सीमा नहीं था, फिर सीमाएं बन गई। ऐसे करते करते शासन करने लगा, शासक हो रहा है। ये सब धीरे धीरे चलते ही रहेगा। उसका फिर जनपद आ जाएगा, फिर महाजनपद आ जाएगा, बड़ा बड़ा एरिया बन जाएगा, फिर राजा महाराजा लोग आ जाएगा। ऐसा सब कुछ ये कंटिन्यू चल रहा है। अब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो जो चल रहा है उसके बारे में कम और ज़्यादा ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि ये किस पीरियड में हो रहा था। मीन्स जो पीरियड जिस टाइम लाइन में ये हो रहा था उसको नाम दिया गया है वेद। उसी वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है ये जो जैसे कि बोले ना ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम, मगध है, अंग है, वंग है, ये जो है ईस्टर्न पूर्वी एरिया में ये सब कुछ आदिवासी साम्राज्य था। उसी तरह से जैसे कि जनपद था काशी वगैरह, ये सारा जो जनपद है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म खत्म करेंगे। उसके बाद जनपद के बारे में एक एक डिटेलिंग में मगध क्या है, अंग क्या है, वंग क्या है, कौन कौन सा, जैसे कि जब एक महाजनपद बन गया अलग अलग ये काशी वगैरह, तो हर एक जनपद के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आगे में जनपद पर पूरा चैप्टर रहेगा, उसमें अशोक आएंगे और भी महान महान जो राजाएं थे, साम्राज्य था, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ओवरव्यू टॉपिक है ये खत्म करने के बाद जनपद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मगध अंग वंग ये सब चल रहा है, लेकिन ये किस टाइमलाइन में चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वेद के टाइम में कुछ ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम था जैसे कि मगध अंग वंग जो कि पूर्वी क्षेत्र में था। और इस टाइम में कुछ रॉयल रिचुअल्स हुआ करता था, शाही परंपरा। वो रॉयल रिचुअल्स क्या था, जैसे कि एक नाम था राजसूय यज्ञ। इसमें इसका मतलब जो कोरोनेशन होता है ना, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। जो भी नया राजा बनता है उसको तिलक करके मुकुट पहनाता है, राज्याभिषेक करता है, उसको बुलाया जाता था राजसूय यज्ञ। और एक था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था कि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और वो एक सीमा तक छोड़ दिया, चलते गया वो घोड़ा एक सीमा तक, और वो दूसरा राजा का भी एरिया में जाके एंटर करता था और वहाँ भी चलते जाता था। और जहाँ तक जाता था वहाँ जो राजा उस घोड़ा को छोड़ा था वहाँ तक का एरिया उस राजा का हो जाएगा। लेकिन यदि जिस दूसरे का एरिया में घुसा और वहाँ का राजा उसको मार दिया उस घोड़े को, तो उस राजा के इस राजा के बीच में युद्ध होगा, जो जीतेगा उसको वो एरिया मिलेगा। और यदि वो नहीं मारा, उसको एक्सेप्ट करके उसको जाने दिया, तो फिर ये राजा समझ जाएगा कि वो हमसे हार मान चुका है और उतना एरिया इसका हो जाएगा। और अंत में उस घोड़े को भी मार दिया जाता था। तो घोड़े का बलिदान इसलिए खाया जाता था। तो सीमा जीतने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और एक होता वाजपेयी। वाजपेयी इसमें होता था कि रथ का दौड़ होता था, जिससे पता चलता कि कौन सबसे बड़ा योद्धा है। ये कुछ रॉयल रिचुअल्स हो गया। अब देखते हैं सोशल के बारे में, समाज के बारे में, वो कैसा था। अब बात करते हैं सोशल, सामाजिक स्तर पे कि क्या लेटर वैदिक पीरियड में कैसा था। तो सोशली में सबसे पहले देखें कि जो फीमेल है, वोमेन का क्या दर्जा है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में देखे अच्छा खासा दर्जा था उन लोगों के पास। एक सेकेंड, तो सोशली में फीमेल वोमेन का क्या दर्जा था लेटर वैदिक पीरियड में। ऐत्रेया ब्राह्मणा, ये एक स्रोत है जिसे ब्राह्मणा से लिखा गया ना, तो ऐत्रेया ब्राह्मणा से में लिखा हुआ है कि डॉटर्स जो है, डॉटर्स कॉल्ड सोर्स ऑफ माइजरी। इसका मतलब है डॉटर मतलब बेटी को दुख का स्रोत कहा गया है।
इसका मतलब ये है कि वुमेन का स्तर जो है वो अब इक्वल नहीं है, वो बहुत नीचे गिर गया है। वो हम टेबल में बता चुके होंगे। गुड वुमेन वो है जो पलट कर जवाब नहीं देती, ऐसा लिखा गया है ऐत्रेय ब्राह्मणा में। इसका मतलब कि अब इक्वल नहीं रह गया है मेल एंड फीमेल, बहुत ही स्तर गिर चुका है लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का। लेकिन एक चीज है कि गार्गी नाम की एक फीमेल ने याज्ञवल्क्य नाम के मेल को शास्त्र था, मतलब शास्त्र का जो डिबेट होता है ना, बहस होता है शास्त्र का, जैसे जब सवाल जवाब होता है उसमें ज्ञान किसके पास ज़्यादा ज्ञान है ये पता चलता है, उस चीज़ में जो है हराया था इसका। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रथा में हरा दिया था। इससे ये पता चलता है, ये सबूत है कि वोमेन जो है अभी भी वेद पढ़ सकती थी। मीन्स वेद पढ़ने का अधिकार अभी भी वोमेन्स को था, बट वो दर्जा जो पहले था वो अब नहीं रह गया था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक, मतलब अर्थव्यवस्था के साथ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको टेबल में ज़्यादा बता दिए होंगे। ट्रेड, व्यापार जो है जैसे डिवाइडेड था ना, शूद्र वैश्य, तो वैश्य जो को व्यापार करने का जो कैटेगरी था वो वैश्य के पास था। तो वैसे लोग बहुत धनी होते जा रहे थे, ये अपना गिल्ड बना लिए थे, मतलब कि अपना समूह बना लिए थे, जिसको गनाज बोला गया। अब इसका धनी होने का रीजन है ना, खेती वगैरह होने लगा है, आयरन क्रॉप का यूज होने लगा है, तो वैसे जो है काफ़ी रिच होते जा रहे थे। और इनके जो गिल्ड है, इनका जो समूह है, उसको इसका नाम दिया गया था गनाज। और ये इतना ज़्यादा इनका व्यापार बढ़ने लगा था कि बेबीलोन जैसा, बेबीलोन जो है एक जगह है जो कि समुद्री मार्ग से विदेश में बोल सकते हैं, सिर्फ क्षेत्र भर में नहीं, बाहर भी मीन्स बेबीलोन के साथ व्यापार समुद्री मार्ग से करने लगा था। इसका मतलब है कि व्यापार काफ़ी जोरों शोर से होने लगा था। ये कुछ ओवरव्यू था लेटर वैदिक पीरियड का, आगे देखते हैं।